बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों के सिलसिले में 2010 से जांच करवाने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा पर हरियाणा सरकार ने जांच शुरू कर दी है। राजस्व एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से लेकर 2021 तक की गई जांच के आधार पर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करवाने वाले 400 के करीब तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों और 400 के करीब रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है और जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश में बिजली की स्थिति की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पावर प्लांट में कोयले की कमी को दूर करने के लिए HPGCL कोयला आयात करेगी और इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से। आप भी देखिए। में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ है हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं ऊर्जा विभाग पीके दास। इनसे जानते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा रही थी। देखिए, जो आमतौर पर लोगों को शिकायत होता है कि तहसीलों में जब रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को कुछ शिकायत रहता है कि वो ठीक से नहीं हो रहा है काम। और हमने ये एनालाइज किया कि करीब 80% से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन होती है वो बैनामा का होता है, सेल का। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी एक सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं जिसके तहत ऑनलाइन कोई भी खरीदने वाला या बेचने वाला आदमी अपना जो सेल डीड है वो ऑनलाइन बना सकते हैं। मतलब हम फॉर्मेट देंगे, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं वैसे ही उसमें अपना इन्फॉर्मेशन भरते जाए और वो पूरा हो जाएगा। वो भरने के बाद उसको वो ऑनलाइन सबमिट कर देंगे ताकि तहसीलदार उसको देख सके। अगर उसमें कोई कमी होगा तो उनके तहसील में गए बगैर ऑनलाइन देख के तहसीलदारों को 72 घंटे के अंदर अंदर कहना पड़ेगा इसमें क्या कमी है। क्योंकि अगर कोई कमी नहीं होगा, अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको डॉक्यूमेंट को, और वो ज़्यादातर केस में कमी नहीं होगा क्योंकि जो हमने एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाया है उसी मुताबिक उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाला है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उनको एक दिन और समय तय कर देगा कि फलां समय आइए और ये डॉक्यूमेंट और ये आदमी रजिस्ट्रेशन के समय आना चाहिए। उससे क्या होगा कि बेवजह कोई ऑब्जेक्शन उठा के रजिस्ट्रेशन में देरी करना या रजिस्ट्रेशन ना करना ये आगे संभव नहीं होगा, नंबर एक। दूसरी चीज़ जो हमने किया है कि हमने एक कॉल सेंटर हमारे यहाँ बनाया है। हर एक तहसील में लिखा हुआ है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के संबंधित कोई शिकायत है तो इस नंबर पे फ़ोन करिए। हमारे यहाँ जो वर्किंग समय है सुबह 9 से 5 बजे तक, उसमें आदमी बिठा रहे हैं। उनको सुपरविजन यहाँ हमारे जो DRO हैं जो हेडक्वार्टर में लगे हैं वो कर रहे हैं। तो क्या होगा कि कोई अगर फ़ोन आता है तो उसको क्या तुम्हारा शिकायत है, किस लिए नहीं हो रहा है, फिर वो तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से बात करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से यहाँ रुका हुआ है उसको ठीक करो। ये एक तरीका है जिसे उनके ऊपर अंकुश लगाया गया है। तीसरी चीज़ है, मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जो नायब तहसीलदार या तहसीलदार का आज सब रजिस्टर ड्यूटी है जिस दिन, उस दिन उसको और कोई ड्यूटी पे ना लगाया जाए। अगर बहुत ज़रूरत पड़ता है, आपने उसको कहीं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर भेजा या किसी और ड्यूटी पर, फिर उसके जगह कोई और आदमी उस दिन लगाओ ताकि जो लोग आए हैं रजिस्ट्री के लिए उन लोगों को खाली वापस ना जाना पड़े या देर तक इंतज़ार ना करना पड़े कि भाई सुबह से आए शाम तक इंतज़ार कर रहे हैं, शाम को वो काम से छूट के आया और शाम को अंधेरे के बाद जो है ना वो काम कर रहे हैं। लोग जब देखते हैं देरी से हो रहा है तो लोगों को लगता है कोई गलत कर रहा होगा इसीलिए देरी से कर रहे हैं। या जिन लोगों ने सुबह आया हुआ है 9 बजे, वो अगर शाम को 6 बजे तक इंतजार करते हैं तो वो भी शिकायत करते हैं कि हमें बेवजह इंतजार करना पड़ा। ये एक तरीका है। और एक चीज़ हमने कहा है कि भाई कई बार हमने ये सुना है कि वक्त वक्त पे कहते हैं कि भाई सिस्टम डाउन हो गया, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि आप लोग सिस्टम डाउन जब हो रहा है तो आपको तुरंत उसका सूचना मिलना चाहिए कि क्या कमी है जिसकी वजह से डाउन हो रहा है। अगर कोई कंप्यूटर को चेंज करना है तो चेंज करिए, अगर उसके नेटवर्क कनेक्शन जो ठीक नहीं कर रहा है तो उसको ठीक करवाइए, अगर एक सिस्टम से कम पड़ रहा है तो 2 सिस्टम लगाइए। लेकिन सिस्टम बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो तहसीलदार है वो डिप्टी कमिश्नर को बता देंगे कि मेरा इतने बजे अभी बंद हो गया है इसलिए मैं लोगों का काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं हो कि वो सिस्टम ठीक है और वहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर कह देता है कि सिस्टम खराब है और लोग इधर उधर भागे फिर रहे हैं। ऐसे करके कई तरीके से
हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो मेन जो परचेज होती है जमीन की, उसके जो रजिस्ट्री के संबंध में एक सिस्टम ऐसे बना दें जहां बेवजह एतराज नहीं होगा, बेवजह लोगों को इंतजार नहीं करा पाएगा और लोगों को कोई एजेंट के जरिए आके तहसील में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दास साहब, भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा के सत्र में भी उठा था और ये भी बात सामने आई थी कि तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और चरम सीमा पर है और सरकार ने कार्रवाई कई अधिकारियों के खिलाफ की है। तो आपने अभी तक कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, कितने तहसीलदार, कितने डीआरओ, पटवारी और कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की है? आपको याद होगा कि जो सेक्शन 7A के तहत एनओसी लेके रजिस्ट्रेशन करवाना था वो नहीं किया, तो 18 से 21 3 साल का वो किया गया था। इंक्वायरी डिविजनल कमिश्नर ने करके दिया था। उसके बेसिस पर करीब 400 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लगभग उतने ही नंबर के रजिस्ट्रेशन क्लर्क और पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उन लोगों को एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, शोकॉज नोटिस जारी किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे शोकॉज नोटिस जारी किया हुआ है रजिस्ट्रेशन क्लर्क के और पटवारियों के, और यहाँ हेडक्वार्टर से नायब तहसीलदार और तहसीलदार के किए गए हैं। उनके जवाब आ रहे हैं, उनके जवाब मिलते ही उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। और आपको याद होगा विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 2010 से ये रूल सेक्शन 7A के एनओसी के सिलसिले में हम इंक्वायरी करेंगे। वो इंक्वायरी करने के भी आदेश दे दिए गए हैं और उसके मुताबिक जिले में उसकी भी इंक्वायरी किए गए हैं कि कौन कौन से रजिस्ट्री हुए थे जिनमें एनओसी की ज़रूरत था और उसमें एनओसी लिया गया है या नहीं लिया गया है, और नहीं लिया गया है तो कौन रजिस्टरिंग अथॉरिटी थे, सब रजिस्टर जिन्होंने ये किया है। वो भी जब रिपोर्ट आ जाएगा उसके मुताबिक भी जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। दास साहब, आपके पास ऊर्जा विभाग भी है। इस समय हरियाणा में बिजली की क्या स्थिति है, कितने कट लग रहे हैं और कितनी बिजली की जरूरत है और कितनी बिजली मिल रही है? इस बार मार्च और अप्रैल के महीना अब तक ये काफ़ी गर्मी काफ़ी रहा है, ड्राई रहा है और पिछले साल की तुलना में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले साल के मुताबिक 20-25% तक भी बिजली की मांग बढ़ी है। तो हमारी जो आकलन था उससे कहीं ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है। मैंने एनालिसिस करवाया था अप्रैल 1 से लेके अगर कल तक की हम देखें तो हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक कि मैक्सिमम डिमांड कितने मेगावाट का था और उस समय हमने कितना कट किया। दूसरा है कि टोटल सप्लाई दिन में कितना हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स, और कितना यूनिट्स के हमने कटौती की। जो मैक्सिमम डिमांड है मेगावाट टर्म में 8100 मेगावाट कल था मैक्सिमम डिमांड रात को 10:30 बजे। उस समय हमने सिर्फ 100 मेगावाट का कट लगाया था। तो आप हिसाब लगाएंगे तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंटेज का कट लगा था। सिमिलरली वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 14.5 करोड़ के लगभग यूनिट कल हमने सप्लाई किया है और 13 लाख कुछ हजार यूनिट हमने सप्लाई नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि वो 1% से भी कम कटौती हुआ है। तो जो इस तरीके से एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बहुत कटौती हो रहा है, ये सच नहीं है। कुछ गांव हमारे हैं जो जगमग में कवर्ड नहीं है और वहाँ जितनी 16 घंटे देने हैं उतने ही देने हैं, हम 24 घंटे नहीं देने हैं। तो वहाँ अगर कटौती है तो वो तो कटौती जानबूझ के किया गया है और उनके रजामंदी से है, क्योंकि जैसे ही वो जगमग में आएंगे और जगमग का काम पूरा हो जाएगा उनको 24 घंटा मिलने लगेगा। बिजली की कमी के वजह से कटौती नहीं हो रही है, वहाँ जितना देना था उतना दे रहे हैं। जहाँ तक बाकी जगह कोई कटौती होने की है तो ये संभव है कि कुछ जगह कोई खराबी हो गया, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया या ख़राब हो गया या और किसी वजह से बिजली के सप्लाई कम हो गया। लोगों को शायद ये लगता है कि भाई ये जो है बिजली की कमी की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है। अप्रैल से लेके सितंबर तक हर महीने बिजली की मांग कितनी होगी इसका हमने एक एस्टिमेट किया है और उसी के मुताबिक अपने अपने तैयारी की है। तो अभी भी 99% से ज़्यादा कल बिजली की सप्लाई हुई है। पूरी मांग के 99% की सप्लाई हुआ है और मैं एक आइडियल सिचुएशन तो है कि 100% हम सप्लाई करें,
लेकिन अगर 1% हम सप्लाई नहीं कर पाए हैं, उसमें बिजली की कमी तो एक पार्ट है, और कहीं खराब हो गया, कुछ और चीज़ हुआ, उसकी वजह से हुआ है। तो इसीलिए अभी संतोषजनक सप्लाई सिचुएशन है और आगे भी सिचुएशन संतोषजनक रहेगा। एक इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए बिजली जो HPGCL हमारा बिजली बनाने का जो संस्था है, उन्होंने इम्पोर्टेड कोल लाने के लिए व्यवस्था शुरू कर दी है। भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, उन्होंने कहा था कि 4% आपके खपत के आप इंपोर्ट करिए, उसके लिए हमने शुरू कर दिया है। उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले कहा है कि आप 4% बढ़ा के 10% तक करिए, उसके लिए भी कवायद शुरू हो गया है। इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक कोल है, खान से कुछ दूरी तक रोड पे लाएं, उसके बाद रेलवे पे लाएं, ऐसा भी बंदोबस्त होता है। उसको कहते हैं RCR, रोड कम रेल। तो उसके लिए भी बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि हमारे पास बारिश आने से पहले खान में हमारे पास ऐसा स्टोर हो जाए, ताकि उस समय अगर कोयले की सप्लाई में कोई दिक्कत आते हैं तो हमें प्लांट चलाने में दिक्कत नहीं होगा। आपको याद होगा पिछले साल समर में, बारिश में कई राज्यों में ये दिक्कत हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ स्टॉक कम तो हो गया था, लेकिन स्टॉक कम होने की वजह से बंद करने की कभी नौबत नहीं आई थी। इस बार भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेड कोयला ला रहे हैं, RCR के माध्यम से कोयला ला रहे हैं। हमारा जो अपना कोल लिंकेज है, वो जो उसके रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए कोल मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री से संपर्क कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी समर में, और ख़ास करके जीरी की जो ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, हम सफिशिएंट क्वांटिटी में बिजली सप्लाई कर पाएंगे। ये थे मेरे साथ राजस्व एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास। इन्होंने बताया कि तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।